नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक 2 देशों यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी सबसे पहले ब्रिटेन पहुंचेंगे और फिर मालदीव का दौरा करेंगे, जहां वो स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारत और ब्रिटेन दोनों के व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत की भी योजना है। इसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था, तकनीक, आविष्कार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों से संबंधों को बेहतर बनाने पर भी चर्चा होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि ब्रिटेन के कई विश्वविद्यालय भी भारत में अपना कैंपस खोलने पर विचार कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री का मालदीव दौरा निश्चित रूप से मालदीव के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय आधिकारिक बैठकों को भी शामिल करेगा। कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन भी इस दौरान किया जाएगा। हम नई पहल के संबंध में भी कुछ घोषणाएं करेंगे, जिनका विवरण बाद में दिया जाएगा, ऐसा भी कहा गया। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस दौरे का मकसद भारत के रणनीतिक और व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करना है। बात आज इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है विकास बारहट जी, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है विकास जी। आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है। आरसी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गौरीशंकर गुप्ता जी भी मौजूद है, पूर्व राजनयिक है। गौरीशंकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और साथ ही मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे बीच राजनीतिक विश्लेषक है। मिथिलेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में गौरीशंकर जी आपसे ही करना चाहूंगी। एक्ट ईस्ट या नेबरहुड फर्स्ट की हम बात करते हैं, साउथ की बात करते हैं, बेहद अहम है। जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन चीजों को लेकर बात करते हैं तो कितना अहम रहेगा पीएम मोदी का ये दौरा, जिसमें ये 2 देश शामिल हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम की भी हम बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की, और साथ ही साथ मालदीव की। क्या फायदा इससे भारत को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? श्वेता जी नमस्कार, आपको, सब दर्शकों को नमस्कार, हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। देखिए, भारत और यूके के रिश्ते काफी हिस्टोरिक हैं। वो हमारे कॉलोनियल पावर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे रिश्ते जो हैं काफी 200-300 साल पुराने रिश्ते हैं। और कॉमनवेल्थ में हम दोनों कंट्रीज एक साथ साथ हैं। तो इनको देखते हुए हमारा ट्रेड रिलेशन भी काफी रिजनेबली अच्छा रहा है। अभी प्रेजेंटली हमारा ट्रेड जो है वो करीब 24 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। उसमें 14-15 बिलियन हमारे एक्सपोर्ट्स हैं और 7-8 बिलियन इंपोर्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे इन्वेस्टमेंट्स यूके में काफ़ी बड़े हैं। आपको पता है टाटा ग्रुप ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जगुआर ग्रुप में। और इन्होंने मित्तल वाले जो हैं उन्होंने कोरस में और कई कंपनीज में वहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, स्टील इंडस्ट्री में। और भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के वहाँ बड़े हैं। और रिसेंटली भारत ने ब्रिटेन को वर्ल्ड रैंकिंग में ओवरटेक कर लिया है। हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं जी। तो हमारे जो अगर रिश्ते क्लोज रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो और आगे बढ़ता रहेगा और उससे हमारी इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जो मैं समझता हूं कि उन इंडस्ट्रीज पे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है जिनमें रोजगार की ज्यादा व्यवस्था है, जैसे टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री, फुटवियर इंडस्ट्री और ये जो है आपकी फार्मा इंडस्ट्री, इनके ऊपर काफी एम्फेसिस दिया जा रहा है। हमारी सरकार चाहती है कि इनका एक्सपोर्ट यूके को बढ़े, जिससे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और लोगों को रोजगार ज्यादा मिले। इसके साथ में जैसे आपने बताया कि एजुकेशन के सेक्टर में वहाँ की यूनिवर्सिटीज आके यहाँ पे कैंपस खोलना चाहती हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अभी हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं और बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट उनके पेरेंट्स को उनके एजुकेशन में करना पड़ता है। वो इन्वेस्टमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, जबकि वहाँ के कैंपस यहाँ होंगे तो डिग्री वही मिलेगी और उसके जो एक्सपेंसेज हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। हमारे टीचर्स और प्रोफेसर्स को उसमें काफी नौकरी भी मिलेगी और साथ में उनकी क्वालिटी जो है एजुकेशन की वो भी इम्प्रूव होगी। तो इन चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये प्रपोज जो एग्रीमेंट है ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में एक दूसरा एग्रीमेंट भी
शायद आ सकता है, उस पे साइन हो सकते हैं। अभी क्या होता है कि जितने भी हमारे वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं वो सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो कंट्रीब्यूशन उनको वापस नहीं मिल पाता है अगर वो पूरे समय वहाँ नहीं रहते हैं। तो उसको 2 3 4 साल अगर वो रहे और उनका कंट्रीब्यूशन वेस्ट हो गया तो वो बड़ा नुकसान होता है। तो उसके ऊपर भी एक एग्रीमेंट साइन हो सकता है कि उनका कंट्रीब्यूशन जो सोशल सिक्योरिटी में देते हैं वो उनको किसी रूप में वापस मिल जाए अगर वो उनका एम्प्लॉयमेंट खत्म होके वो वापस भारत आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा इसमें कदम होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो ट्रेड डील है, ये हमारे अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील होने वाला है उसका भी रास्ता खोल देगा। जी। और इसके साथ साथ ईयू के साथ जो हमारा ट्रेड डील के नेगोशिएशन चल रहे हैं उसका भी एक फाउंडेशन वर्क बनेगा। और उसके उन सबको अगर पॉसिबल रूप में भारत के हित में हम कंक्लूड कर पाएंगे तो ये हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा होगा और इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल सर, अलग अलग आपने सेक्टर्स को लेकर भी बात की। मिथिलेश जी, अब ट्रेड डील बहुत अहमियत रखता है दूसरे कंट्रीज के साथ बात करते हैं, क्योंकि ट्रेड को लेकर किस तरह के बयान भी आते हैं या फिर किस तरह से दूसरे देशों का प्रेशर भी होता है अपनी बात मनवाने के लिए, ये भी हमने कई बार देखा है। इस लिहाज से ब्रिटेन के साथ रिश्तों के मद्देनजर आपको क्या लगता है कि क्या नई छाप छोड़ेगा ये दौरा पीएम मोदी का? देखिए, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेररिज्म क्रिएट कर रखा पूरे वर्ल्ड में, उस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से लगे हुए थे कि एक एफटीए हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, और उसकी दिशा में वो कल जो कीर स्टारमर के साथ बैठक करने वाले हैं वो एक ऐतिहासिक और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाली और बहुत ही सकारात्मक निर्णय होगा, जिससे पूरी दुनिया में एक नया मैसेज जाएगा कि भारत रणनीतिक, आर्थिक और सामरिक रूप से बहुत समृद्ध देश। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया में जॉब क्रिएशन बढ़ेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत अमीरों का शौक है, विस्की और जो महंगी वाली वाइन्स हैं उन पर जो 150% टैरिफ है वो 75% और आने वाले दिनों में 40% हो जाएगा। तो यानी अमीर, गरीब और जो महंगे शौक रखने वाले सबको इस दौरे से फायदा होगा। और सबसे अहम जो चीज है कि वहां के जो सबसे बड़े थिंक टैंक है चोगे हाउस, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि अगर आपको पैसिफिक एरिया में अगर आपको रणनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत होना तो भारत के साथ समझौता करना पड़ेगा। जो 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार है 2030 तक 100 बिलियन डॉलर हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ी सोच है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के इन्वेस्टर्स का बिलीव बढ़ेगा और जो एक तरीके से मैं कहूंगा कि भारत के ऊपर राज की हुकूमत किया, उसके बाद ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री बने और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में 4 बार ब्रिटेन का दौरा किया है, अब देखिए किसी काम के पीछे अगर नरेंद्र मोदी पड़ते हैं तो किस कदर पड़ते हैं, ये उन्होंने स्थापित किया है जो बार बार उनके विपक्षी दल लेकिन अभी आपने एफटीए का जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि फिर से राजनीतिक अड़चनें आ सकती हैं इसे लेकर? जिस तरीके की बात है, कल शायद एफटीए हो जाएगा, उसमें इंडिया से जो एक्सपोर्ट होती है उनमें 100% लाइन जा रही है और उनका जो है वो 90% की लाइन आ रही है। अब उसमें इंडिया से जाने वालों में सबसे इंपॉर्टेंट है जो गरीब को रोजगार देगा वो है कपड़ा, चमड़ा, जो बिल्कुल आम आदमी की बात आम आदमी समझता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपड़ा और चमड़ा, ये दोनों चीजें जो चाइना का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है उसको बाहर करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अहम दौरा है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, कभी 1988 में राजीव गांधी ने जब मालदीव संकट में आया था तो सेना भेजी थी, उसके बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 तारीख को वहां के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे, जो एशिया के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। आज ही एडीबी की रिपोर्ट आई एशिया डेवलपमेंट बैंक की, उसने कहा कि भारत की विकास दर 6.5 से ऊपर बनी रहेगी और भारत की इकोनॉमी जल्दी ही चौथे से तीसरे नंबर पे आ जाएगी। पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रोग्रेसिव अगर कोई आर्थिक रेट है। और जो विदेशी दौरे के लिए विपक्षी कह रहे थे कि सिंदूर, पहलगाम इनसे बचने के लिए जा रहे हैं, उस पर भी साफ कर दिया है कि उन पर चर्चा जभी होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की धरा पर होंगे। यानी तमाम मुद्दों को साधते हुए ये जो 4 दिवसीय दौरा है शायद हिंदुस्तान में निवेश, रोजगार, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से
और भारत को जो विश्व गुरु बनाने का जो सपना है उसकी दिशा में बड़ा अहम होगा। जी आरसी जी, अब इस दौरे को लेकर क्या क्या महत्व है और किस तरह से बेनिफिशियल होगा, ये गौरीशंकर जी ने भी कहा, मिथिलेश जी ने कहा कि आपका पक्ष क्या है इस दौरे को लेकर, क्योंकि पूरे अगर हम विश्व की बात कर ले, लगातार दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं और इसका सबसे बड़ा मकसद ये कि ट्रेड के जरिए भी, ट्रेड के क्षेत्र में भी भारत को मजबूती देना और दूसरे देशों से रिश्तों को भी मजबूत करना, और इसमें भी अहम रोल कहीं ना कहीं ब्रिटेन और मालदीव्स का भी है जहां वो जा रहे हैं, गए हुए हैं। श्वेता मेरे से पूर्व जो राजनायक हैं उन्होंने और मिथिलेश जैमिनी जी ने बातें की, और अगर देश के हित में कोई भी प्रधानमंत्री की यात्रा हो तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन दोनों ही जिस प्रकार से उन्होंने बातें रखी, मैं उनसे कुछ इत्तेफाकियां नहीं रखता हूं। जी प्रधानमंत्री ने गत 11 वर्षों के अंदर 90 विदेश यात्राएं की, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की, जिसमें 78 देश शामिल हैं। कभी भी देश के प्रधानमंत्री ने जो ये 11 साल के अंदर लगभग 1800 करोड़ रुपए का उन्होंने खर्चा किया है। इससे पहले 1999 से लेके और 2014 तक अगर हम आते हो, टोटल इनको जोड़ लेते हैं तो 100 करोड़ और प्लस 18 गुना उन्होंने खर्चा किया। कभी भी उन्होंने प्रेस वार्ता करके ये नहीं कहा कि अमुक देश के साथ में हमने ये एमओयूज किए हैं जो इस राष्ट्र के हित में हैं। तमाम जो उनकी यात्राएं हैं इसलिए कहना चाहते हैं कि देश के करदाताओं की गाड़ी कमाई का पैसा इन यात्राओं पे खर्च होता है। खर्च के साथ के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि जनता के पैसे की जवाबदेही जरूरी है, और जवाबदेही तब होती है जब यात्रा के बाद में प्रधानमंत्री जी देश में आके प्रेस वार्ता करके और ये बताएं कि ये राष्ट्र के हित में हमने ये एमओयूज किए हैं, ये समझौते किए हैं, इस यात्रा से हमें ये फायदा हुआ है। तमाम जो यात्राएं हैं वो एक इवेंट मैनेजमेंट बन के रह गई है, डिप्लोमेसी कहीं नजर नहीं आई। जब ऑपरेशन सिंदूर का दौर चला तब देश के साथ में दुनिया के कितने मुल्क खड़े थे ये सब लोग जानते हैं। अब आप जिस एफटीए की जिक्र कर रहे हैं, जिस एग्रीमेंट की बार बार जिक्र कर रहे हैं, हिंदुस्तान की आबादी और इंग्लैंड की आबादी कौन सा कंज्यूमर मार्केट है वो सबसे ज्यादा है। आज उनके बीच में व्यापारिक घाटा कितना है, ये जो एफटीए कर रहे हैं उस एफटीए को लेके हिंदुस्तान की जो एमएसएमई है उस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और कमर टूट जाएगी। एमएसएमई ऐसा सेक्टर है जो हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार देता है। ब्रिटेन के लिए जो वीजा की जो शर्तें हैं वो हिंदुस्तान के लोगों के हित में नहीं है। यहां से नर्सेज, डॉक्टर्स, आईआईटीएंस, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल लोग जाके जो सर्विस सेक्टर के माध्यम से हिंदुस्तान की जो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर विदेशी मुद्रा लाना हो, चाहे लोगों को रोजगार मिलना हो, वो शर्तें हैं वो इस प्रकार से हैं कि हिंदुस्तान के प्रोफेशनल्स को वहां पे अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम मिल रही है। इन्होंने कहा कि विदेशी जो स्कोच है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये तमाम जो स्कोच है, स्कोच क्या हिंदुस्तान के कितने लोगों का हिस्सा होगा, जिससे अगर घटा देंगे हिंदुस्तान का खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका क्या होगा। मेक इन इंडिया की प्रधानमंत्री गत 10 साल से लगातार चर्चा कर रहे हैं, कंपनियों को इंसेंटिव देने की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंसेंटिव देने की बात कर रहे हैं। अगर आप एफटीआई के साथ में जा रहे हैं तो इस पे क्या होगा। कृषि और डेयरी सबसे महत्वपूर्ण इश्यू है, उस पे डब्ल्यूटीओ के साथ में इंग्लैंड लगातार हमारे पे प्रेशर बना रहा है। इंग्लैंड जो ब्रिटेन का ब्रेग्जिट हुआ, यूरोपीय यूनियन से बाहर निकला, एक देश बाहर निकलने के बाद में यूरोपीय यूनियन को छोड़ के हिंदुस्तान के ट्रेड के साथ में क्या होगा। हिंदुस्तान आज दुनिया की महाशक्ति बनने की तरफ जा रहा है। किसी एक मुल्क, एक देश से हिंदुस्तान अगर सामरिक तौर पे या अपने मार्केट के तौर पे, ये चुनौतियां हैं जो चुनौतियों पे प्रधानमंत्री जी को जवाब देना है। सबसे महत्वपूर्ण इसके साथ में जो जुड़ती है वो रेगुलेटरी शर्तें हैं। वहां की जो कंपनी आ रही है वो हिंदुस्तान के लोगों का जो डाटा है, प्रोटेक्शन है, आईपीआर है, इन तमाम के बीच में जो शर्तें हैं वो राष्ट्र के हित में नहीं। राष्ट्र के हित में नहीं होने से राष्ट्र की सोवरेनिटी पे उसका क्या इंपैक्ट आएगा, ये आने वाले समय के अंदर हमें देखने को मिला। और सबसे ज्यादा ये है कि मेक इन इंडिया का जो आपने जश्न मना रहे थे, आज आप एफटीए करके और हिंदुस्तान के हित में क्या है ये एक श्रृंखलाबद्ध उन्हें देना चाहिए, और व्यापार घाटा हमारा क्या है ये बताना चाहिए। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये दौरा ठीक है कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको लेकर उनको जवाब सामने आके देना चाहिए कि वहां इस दौरे में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ। विकास जी देखिए श्वेता जी, मुझसे पूर्व जो आदरणीय गुप्ता जी राजनयिक जो थे और मिथिलेश जी, आप सब ने जो है वो इस यात्रा के सकारात्मक पहलुओं के ऊपर बड़ा लंबी चर्चा करी। इस कुछ पहलू जो मुझे लगता है कि मैं एड ऑन कर सकूं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम आज एशिया के अंदर जब
बढ़ती हुई, तेज रफ्तार से बढ़ती हुई जब हम अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, तो हमारे आसपास हमें देखना पड़ेगा कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी हैं। आज चाइना का इंग्लैंड के साथ कारोबार 11 अरब करोड़ का है, जबकि हमारा 4 अरब करोड़ का ही है। इसके 4 अरब करोड़ के व्यापार में भी जो आप कह रहे थे व्यापारिक घाटा कितना है, व्यापारिक घाटा नहीं है, 90,000 करोड़ अपन जो है वो भारत जो है वो प्लस में है। इस परिस्थिति के अंदर जब भारत इंग्लैंड के साथ सीधा FTA करने जा रहा है, तो मैं मानता हूं कि ये चाइना के मुंह के ऊपर एक सीधा सीधा तमाचा है। दूसरी बात, आज अगर इंग्लैंड के अंदर हमारे यहां से देखिए, बहुत बड़ा हब था बांग्लादेश के अंदर कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग का। बहुत सी विदेशी कंपनियां जो थी वो बांग्लादेश से सस्ती दरों पे कपड़े मैन्युफैक्चर करती थी। आज तकरीबन कंपनियां हमारे भारत की तरफ आकर्षित हो रही हैं। इस दिशा में एक बड़ा सकारात्मक कदम है ये हमारी सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जब भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है कपड़े का और लेदर के आइटम्स का। और आप मुझे बताइए कि जब यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो क्या वो भारत के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, उनकी स्किल्स का विकास नहीं होगा? सीधे तौर के ऊपर भारत के अंदर ये रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक कदम है। साथ ही साथ जब हम देख रहे हैं कि ट्रंप किस प्रकार के बयान आजकल देते जा रहे हैं, अगर हम आज यूरोप के सबसे समृद्ध और सबसे अग्रणी देश के साथ हम इस प्रकार का समझौता करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारत की वैश्विक पेठ को पूरे विश्व के अंदर स्थापित करता है। दूसरा, अगर हम मालदीव की बात करें तो वहां पर जो कुछ दिनों पहले हमने देखा कि वहां की सरकार का बयान आया और उसके ऊपर पूरे भारत ने बाइकआउट का जो एक तरीके का कैंपेन चलाया। इतना कुछ होने के बावजूद जहां चाइना के गीत वहां की सरकार गाया करती थी, आज वहां के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंदर वहां के राष्ट्रपति के कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहले राजनयिक अगर कोई जा रहे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। तो ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और एक सफल एक तरीके से फॉरेन डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा उदाहरण है। वो भी इस परिदृश्य में जब अभी हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जहां पर चाइना जैसे देश इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे थे। अगर ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की यात्रा हो रही है तो ये पूरे विश्व में एक संदेश जाता है कि भारत की सरकार और भारत का नेतृत्व है पूरे विश्व में। अगर पिछले कुछ समय की बात करें, चलिए चीन का दखल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ऐसे में मालदीव की यात्रा, ये रणनीतिक मैसेज भी है पीएम की तरफ से। रणनीतिक सफलता है श्वेता जी। आप देखिए कि वहां के राष्ट्रपति के आधिकारिक तौर पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार कोई राजनयिक वहां के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंदर अध्यक्षता करने के लिए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है और ये चाइना के मुंह पे तमाचा है और पूरे विश्व को एक संदेश है कि भारत किसी से किसी भी तरीके से कम नहीं है। ना हम रणनीतिक तौर पर कमजोर है, ना हम किसी प्रकार की फॉरेन डिप्लोमेसी के किसी भी पहलू पर कमजोर हैं। लेकिन मिथिलेश जी, क्या ये यात्राएं घरेलू राजनीति स्तर पर बात करें, इस पर भी कोई मैसेज छोड़ेगी जब ऐसे वक्त में जब आगामी कुछ महीनों में ही राज्यों में चुनाव भी होने जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से इसका लाभ होगा और उसका लाभ चाहे बिहार हो चाहे कहीं हो, क्योंकि जो आम आदमी से जुड़ा हुआ, ट्रेड से जुड़ा हुआ डिसीजन है। इसके अलावा जो एक स्पेशली विपक्ष पार्टियां कहती है कि माइनॉरिटी से दूर है, वो एक माइनॉरिटी के जो राष्ट्रपति है उस कंट्री में जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज के दौर में अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम यूनेस्को से बाहर हो जाएंगे। WTO का गठन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। अब आप WTO से अलग होने की बात भी कह सकते हैं ट्रंप। तो ऐसे दौर जो चल रहा है पूरी दुनिया में कि सुबह क्या, शाम को क्या, दोपहर को क्या बयान जो बदले जा रहे हैं, उस दौर में अगर ब्रिटेन जैसे बड़े मजबूत राष्ट्र, और आपको पता होगा कि इजराइल के विपक्ष के नेता ने जो बयान दिया वो बड़ा चौंकाने वाला बयान है कि इजराइल और ईरान के युद्ध में अगर किसी ने समझौता कराने के लिए कई सबसे बड़ी अहम भूमिका अदा की तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ये हमारे लिए एक चुनौती है और उसी के कारण है कि ट्रंप बार बार अपने बयान बदल रहे हैं कि कभी कहते हैं मैंने दोनों के बीच में समझौता कराया, कभी कहते हैं 5 जेट विमान गिरे। ये सब आम राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की जो हिंदुस्तान में साजिश हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है और उसी से सब लोग डरे हुए हैं, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, क्योंकि इंडिया के जो लोगों का ब्रेन है वो सबसे अल्टीमेट है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये भी एक रीजन है गौरीशंकर जी, ये भी एक वजह है कि देखिए अगर हम जब अमेरिका की बात करते हैं या डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि पीएम मोदी का दौरा मालदीव और ब्रिटेन का है तो सिर्फ यहीं के लोगों पर ही नजर या इनके ही फायदे नुकसान की बात होगी, पूरी दुनिया की नजर है खासतौर से अमेरिका और ट्रंप की। ऐसे में इस मुलाकात को, इस दौरे को और दौरे के दौरान होने वाली डील या फिर अहम फैसलों को अमेरिका की नजर से कैसे देखा जाए? क्योंकि नजर मेरे ख्याल से ज्यादा इस पर
भारत और ब्रिटेन से ज्यादा तो अमेरिका इंटरेस्टेड होगा कि आखिर वहां क्या होता है, क्या मुलाकात है और इससे उस पर इम्पैक्ट क्या होगा? श्वेता जी देखिए, इंग्लैंड जो है यूरोप का एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है और वैसे भी अगर आप देखें बड़ा कॉलोनियल पावर रहा है और एक्चुअली यूएस इंग्लैंड का उत्तराधिकारी है एक सेंस के अंदर, क्योंकि अब जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कमान पहले यूके के पास थी वो यूएस के पास चली गई। तो इन दोनों के बड़े क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं, बड़े क्लोज कोऑर्डिनेशन होते हैं। हर नीति में ये आपस में एक दूसरे को कंसल्ट करते हैं, इनकी इंटेलिजेंस एक साथ जुड़ी हुई है। तो अगर हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ सक्सेसफुली कंक्लूड होके साइन हो रहा है तो नेचुरली ये हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ नेगोशिएट हो रहा है उसको इम्पैक्ट करेगा और उसके पॉजिटिव आउटकम आएंगे। और ट्रम्प ये सोचेगा कि ठीक है, ये अच्छा एग्रीमेंट है, इसको बेसिस बना के हम भी इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन कर ले। तो ये एक इसकी पॉजिटिव साइड होगी और इसको सिर्फ इंडिया और यूएस ही नहीं देख रहे हैं, मेरे ख्याल से वर्ल्ड के सभी कंट्रीज, यूरोप के सारे कंट्रीज और चाइना और रशिया सब इसको वॉच कर रहे हैं कि इसका आउटकम क्या होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आसियान कंट्रीज भी इसको वॉच करेंगे। तो एक तो ये चीज हुई। दूसरी चीज डेफिनेटली अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो हमारी इंडस्ट्रियल बेस बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट अगर एम्फेसिस हाँ जी बिल्कुल गौरीशंकर जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है और बिल्कुल आपने जिक्र, एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे आरसी जी, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर सवाल बार बार उठते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं और ऐसे में अगर इंटरेस्टेड ब्रिटेन है यहाँ के लिए तो ये भी तो बेनिफिशियल होगा यहाँ के युवाओं के लिहाज से। श्वेता जी, इसके लिए मैंने जिक्र कर दिया था क्योंकि एफटी के अंदर जो वीजा की जो पॉलिसी है, वीजा की जो शर्तें हैं, उसका कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। सर्विस सेक्टर और गुड्स का सेक्टर दो अलग अलग सेक्टर्स है। सर्विस सेक्टर हिंदुस्तान के लिए सबसे ज्यादा मीनिंगफुल है। अगर हमें इंडियंस को अगर वीजा ही नहीं दिया जाएगा, वीजा की शर्तें अगर वहां पे सख्त रहेगी तो हिंदुस्तान को मुझे लगता है इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, मालदीव की जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, मालदीव के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, किस प्रकार से भारत विरोधी नारों के बीच में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या क्या कहा, उनकी जो मंत्री है उन्होंने क्या कहा, ये हम सबको याद रखना चाहिए। जनवरी 2024 के अंदर जब चाइना की यात्रा करके मालदीव के राष्ट्रपति आए तब उन्होंने कहा कि हम किसी भी देश का पिछवाड़ा नहीं है। इस प्रकार के शब्दों का उन्होंने किया। वहां पे हमारा जो सैन्य जो बेस कैंप है उसको वहां से उन्होंने हटाने की बात की। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो पड़ोसी है, तमाम जो पड़ोसी मुल्क हैं, जब संकट का समय, संकट का जो दौर आया उस समय ऑपरेशन सिंदूर के समय में कहा थे। इसलिए मैं कह रहा हूं 11 साल में प्रधानमंत्री लगातार जाते रहे, लेकिन दुनिया के 78 देशों में से कोई भी देश यही तो मैं कह रहा हूं आपको, यही तो नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। लेकिन आरसी जी ट्रंप ने क्या कहा, खत्म हो गया, कहा कि ट्रंप हमारा मित्र, ट्रंप ने जब वक्त आया तब क्या करके दिखाया। इसलिए तमाम जो डिप्लोमेसी है वो फेल होगी और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का काम। लेकिन भले अगर कल तक जो नेगेटिव सोच रखते हैं भारत के लिए और अगर आज वो दोस्ती हाथ बढ़ाते, आज वो मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाते, तो शायद कुछ विचारों में परिवर्तन हुआ होगा। दोस्ती का हाथ परिवर्तन हुआ, आप एमओयू करते हो, जब समझौते गौरीशंकर जी एक कमेंट चाहते हैं, गौरीशंकर जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पे। गौरीशंकर जी देखिए, ये आप सोचिए कि इंडिया आउट के कैंपेन के ऊपर इन राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और वही राष्ट्रपति अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि इंडिया के बिना उनका काम नहीं चल सकता और उन्होंने इस चीज को बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। वो 2 बार भारत आ चुके हैं, उनके विदेश मंत्री भारत आ चुके हैं और उन्होंने ये पैरवी की है कि हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। तो मैं तो इसको भारत की कूटनीति का एक बहुत सफल उदाहरण मानता हूँ। चलिए ये उदाहरण जो है और दूसरे देशों को भी शिक्षा देगा, पर्टिकुलरली बांग्लादेश, जहाँ पे कुछ समय पहले आप देख रहे थे कि एंटी इंडिया टेंडेंसीज बहुत बढ़ रही थी। अब शायद वहां भी वो कुछ संभल के चल रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताहों से आप देखिए कि यूनिस का भी जो है अप्रोच चेंज हुआ है। तो इन चीजों को देखते हुए बिल्कुल अहम बिंदु है गौरीशंकर जी आपने कहा, और क्योंकि आज से दौरे की शुरुआत है, 4 दिन में बहुत कुछ होगा और इसके बाद इसका निचोड़ क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, कैसे बेनिफिशियल होगा, सबकी नजरें इस दौरे पर है। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रिटेन मालदीव के दौरे पर रवाना हो चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेहद अहम है कि क्या नीति रहती है, किस तरह से ट्रेड डील यहां पर की जाती है, किस तरह से फायदेमंद भारत के लिए रहेगा। लेकिन अगर ये देश इंटरेस्ट
दे रहे हैं भारत की ओर और वो चाहते हैं कि भारत में आए, वो इन्वेस्ट करे रोजगार के लिहाज से। दूसरे और सबसे अहम हो जाता है दूसरे देशों से रिश्ते कितने मजबूत होते हैं। हर तरह से अगर माना जाए तो ये कूटनीतिक जीत के तौर पर भारत को देखा जा रहा है, लेकिन कितना फायदा होगा ये दौरा खत्म होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।